अभी हमने पढ़ा कि जो प्राइमरी डीलरशिप है वो क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस उसके लिए होनी चाहिए, और अब हम करेंगे कि जो प्राइमरी डीलर्स है उसकी क्या क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्या क्या उसकी ऑब्लिगेशंस होती हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट, या फिर आप ये कह सकते हो गवर्नमेंट मार्केट के अगेंस्ट, या फिर जो आपके इन्वेस्टर्स होते हैं। इन्वेस्टर्स में अभी आपने पढ़ा कि कौन कौन प्राइमरी डीलरशिप के लिए इन्वेस्ट कर, बाहर जो आपके कस्टमर्स हैं या जो बाहर आपकी सोसाइटी है उसके अगेंस्ट उनकी क्या क्या जिम्मेवारियाँ बनती हैं। ये 10 पॉइंट्स हैं बेटा, इन 10 पॉइंट्स को बहुत ही ध्यान से करना। फर्स्ट है इसके अंदर कि PD आर एक्सपेक्टेड टू प्ले एन एक्शन रोल इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट। जो आपकी प्राइमरी डीलर्स होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में, चाहे वो आपकी प्राइमरी मार्केट है चाहे वो आपकी सेकेंडरी मार्केट है। उसके पास वेरियस ऑब्लिगेशंस होती हैं प्राइमरी मार्केट और जो सेकेंडरी मार्केट होती है उसमें रोल प्ले करने की। वो क्या क्या काम करता है, जैसे कि प्राइमरी ऑक्शन करवाना, मार्केट की जो होता है एक नई मार्केट को बनाना गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लिए, या फिर पहले से ही प्री डोमिनेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट करना गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, अचीविंग मिनिमम सेकेंडरी मार्केट टर्नओवर रेशियो को अचीव करना, मेंटेन इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड फेयर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस एक्सेट्रा। मीन जो आपका प्राइमरी डीलर होता है वो गवर्नमेंट मार्केट के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट को डील करते वक्त कौन कौन सी जिम्मेवारियों को निभाएगा, वो सारी इसमें 1 by 1 लिखी हुई है। सेकेंड पॉइंट है ए PD इज रिक्वायर्ड टू हैव अ स्टैंडिंग अरेंजमेंट विद RBI बेस। वो कहता है जो प्राइमरी डीलर्स होता है उसके कॉन्टेक्ट RBI से भी होते हैं, इसीलिए कहीं पर अगर फंड्स की ज़रूरत पड़ती है तो RBI उसको हेल्प प्रोवाइड करता है। तो कहता है कि PD इज़ रिक्वायर्ड टू हैव अ स्टैंडिंग arrangement with RBI based on the executions of an undertaking and authorizations letter issued by RBI every 3 year। हर 3 साल में PD को RBI एक ऑथराइज लेटर इशू करती है कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का प्राइमरी डीलर है। अंडरटेकिंग विल बी बेस्ड ऑन द पासिंग ऑफ फ्रेश बोर्ड रेजोल्यूशंस बाय PD एवरी 3 ईयर। हर साल, हर 3 साल के बाद PD का हर 3 साल के बाद एक फ्रेश बोर्ड रिजोल्यूशन के अंदर एक फ्रेश सर्टिफिकेट इशू किया जाता है कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर या गवर्नमेंट मार्केट सिक्योरिटी मार्केट के अंदर एज अ PD का काम कर सकता है। तीसरा है द अंडरराइटर कमिटमेंट्स ऑन डेटेड सिक्योरिटीज़ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट्स विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स के आपके 2 तरह के आपके PD होते हैं, मिनिमम अंडरराइटिंग कमीशन या मिनिमम अंडरराइट कमिटमेंट्स और एडिशनल कॉम्पिटिटिव अंडरराइटिंग। वो कहता है 2 तरह की आपकी कमिटीज़ जो कमिटमेंट्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट्स के, जिसको 2 हिस्सों में बांटा जाता है, एक MUC और एक ACU। MUC मतलब मिनिमम अंडरराइटिंग कमिटमेंट और ACU का मतलब होता है एडिशनल कॉम्पिटिटिव अंडरराइटिंग। 4th पॉइंट है कि जो आपके MUC होता है फॉर ईच PD, मीन MUC के लिए जो आपके प्राइमरी डीलर होते हैं विल बी कंप्यूटेड टू इंश्योर एटलीस्ट 50% ऑफ द नोटिफाइड अमाउंट ऑफ ईच इशू इज मैंडेटरी अंडर राइटिंग इक्वल बाय ऑल द PD। मीन कम से कम 50% अमाउंट का उनको नोटिफिकेशन एंड मैंडेटरी हो जाता है अंडर राइटर कमीशंस का देना। उसके बाद RBI विल बी अनाउंस द MUC ऑफ ईच PD। RBI जो है वो ही अनाउंस करती है, चाहे वो MUC है चाहे वो ACU है। वो कहता है इन द ACU ऑक्शन ईच PD वुड बी रिक्वायर्ड टू बिड फॉर एन अमाउंट एटलीस्ट इक्वल टू इट्स शेयर्स ऑफ MUC। वो कहता है PD को ऑक्शन, जब ACU ऑक्शन करती है तो PD भी जो आपका प्राइमरी डीलर होता है उसको उस बिड के समय, उस ऑक्शन के समय बोली लगानी पड़ती है एटलीस्ट कम से कम MUC के अमाउंट जितनी, मीन जितना शेयर MUC का शेयर होता है उतनी तो उसे बोली लगानी पड़ती है। ए PD कांट बिड फॉर मोर देन 30% ऑफ द नोटिफाइड अमाउंट इन ACU एक्शन। क्लियर है कि वो 30% से ज़्यादा अमाउंट का नोटिफिकेशन ACU ऑक्शन में नहीं कर सकता। दोबारा से इस पॉइंट को समझ लीजिए
कि MCU जो आपके RBI है वो MUC को अनाउंस करती है और हर ACU में MUC जो होती है वो कम से कम 50% मीन कम से कम रिक्वायर्ड अमाउंट जो है MUC का जितना शेयर होता है उतना तो उसको इन्वेस्ट करना ही पड़ता है, बिड के समय उतनी बोली तो उसको लगानी पड़ती है। 6 पॉइंट है द ऑक्शंस कुड बी आइदर यूनिफॉर्म प्राइस बेस्ड हो सकती है या मल्टीपल प्राइस बेस्ड हो सकती है अपॉन द मार्केट कंडीशंस एंड अदर रिलेवेंट फैक्टर। मीन जो आपकी मार्केट्स में जो ऑक्शंस लगाई जाती हैं वो आपकी या तो यूनिफॉर्म प्राइस बेस्ड हो सकती हैं या फिर आपकी क्या हो सकती हैं, मल्टीपल प्राइस बेस हो सकती हैं। इनमें से किसी भी बेस पर की जा सकती है। अब बात आती है मल्टीपल प्राइस और जो आपकी यूनिफॉर्म प्राइस बेस था। ये आपको याद हो जब मैंने आपको प्रोसेस करवाई थी गिल्ड ई सिक्योरिटीज़ की, उस प्रोसेस में मैंने ये पॉइंट्स आपको क्लियर किए थे कि जो आपकी यूनिफॉर्म प्राइस बेस्ड होती है और मल्टीपल प्राइस बेस्ड होते हैं वो कौन कौन सी होती हैं। उसके बाद 7th पॉइंट है बिड्स विल बी ट्रेडेड बाय द PD विद इन द स्टेपुलेटेड टाइम। जो आपकी बिड की अमाउंट होती है, जो आपके PD होते हैं, उनको एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर ही क्या करनी होती है, टेंडर्ड करनी होती है कि हम इतनी सिक्योरिटीज़ को इतने प्राइस पर खरीद सकते हैं। एक स्पेसिफाइड टाइम होता है, उतनी ही अमाउंट में मीन इंडिकेटिंग बोथ द अमाउंट ऑफ द अंडरराइटर कमीशन या कमिटमेंट और अंडरराइटिंग कमीशंस रेट, मीन दोनों चीज़ों को यहाँ पर आपको क्लैरिफाई करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है 8th पॉइंट ऑन अनाउंसमेंट ऑफ द ऑक्शन ऑफ द स्टेट डेवलपमेंट लोन SDL। जो लोन मीन अनाउंसमेंट करती है ऑक्शन की विच आर डेटेड सिक्योरिटीज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट RBI में इनवाइट PD टू कोलेक्टिवली बिड टू अंडरराइटर अपॉन 100% ऑफ द नोटिफाइड अमाउंट। वो कहते हैं जब आपकी स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो ऑक्शन जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट होती है वो ऑक्शन करती है, उस टाइम पर आप PD को भी इनवाइट कर सकते हैं। RBI उसको एक लेटर इशू करता है कि यू शुड बी पार्टिसिपेट इन सच अ टाइप ऑफ ऑक्शन, और उसमें उसको अपनी 100% जो है अप टू 100% ऑफ द नोटिफाइड अमाउंट जो है वो कलेक्शन की वो जमा करानी पड़ती है। 9th पॉइंट है ए PD कैन बिड टू अंडरराइट अप टू 30% ऑफ द नोटिफाइड अमाउंट ऑफ इशू। वो कहता है PD को जो होता है वो बिड में 30% तक, जब अभी आपने ऊपर भी पढ़ा था कि 30% ऑफ अमाउंट जो है उसको वहाँ पर सेव करनी पड़ती है, तो वो अमाउंट जो है वो वहाँ पर उसको करवानी पड़ती है। उसके बाद वो कहता है उससे अलग वो कहता है इफ़ 2 और मोर इशू आर फ्लोटेड ऑन द सेम डे। अगर एक ही दिन होते हैं तो दोनों ही केसेस में आपको चाहे एक है तब भी 30% है और अगर 2 हैं तब भी मिनिमम 30% आपको अमाउंट जो है वो देनी पड़ती है बाय टेकिंग द नोटिफाइड अमाउंट सेपरेट। और अगली सेकंड बिड के लिए भी अगर मान लो 2 फ्लोट हो जाते हैं एक ही दिन में, 2 बोलियां लगती हैं, तो एक के लिए 30 हो गया, दूसरे के लिए भी नेक्स्ट 30 सेपरेट से आपको देना पड़ता है। एंड द लास्ट पॉइंट है डिपेंडिंग अपॉन द बिड submitted for underwriter the RBI will decide the cut-off rate of the commissions and underwriting amount up to which bid would be accepted and inform द PD। वो कहता है जो RBI होती है वो डिसाइड करती है कि कितनी कट ऑफ रेट ऑफ द कमीशंस होनी चाहिए और उसके बाद वो PD को एक्सेप्ट करती है उस हिसाब से कि जो कौन सा आपका जो है प्राइमरी डीलर है जो इतने कमीशन पर आपकी सिक्योरिटीज़ को सेल और परचेज करवाने में आपकी हेल्प कर सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो करते हैं। तो ये थे भाई आपके जो प्राइमरी डीलर्स हैं उनके क्या क्या रोल्स हैं और उनकी क्या क्या जिम्मेवारियाँ होती हैं। ओके।